हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए तीसरे सीरीज को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका 2 क्लास अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। दोस्तों, अभी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 3rd बैच लॉन्च होने के बाद एक न्यू अपडेट अभी आपका नोट्स किया गया है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन है। मतलब नोट्स आपका सारा कुछ वही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका इंक्लूड किया गया है 1275 का, और 6 से लेकर के 12 तक कुछ क्वेश्चन आपका इंक्लूड हुआ है। साथ ही साथ अलग अलग जो भी आपका पेपर कंडक्ट हुआ है और जो बिहार एसआई के लिए करेंटली क्वेश्चन आपके संभावित होंगे, इन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है। मतलब नोट्स आपके पूरी तरीका से अपडेट किया गया है। तो इस नोट्स का भी क्लास ऑलरेडी आपका एक क्लास कल ही आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप सभी लोग चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, आप इस क्लास को बेहतरीन तरीका से आप लगा सकते हो। इसके अलावा देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह कौन था? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिरसा मुंडा था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा को बिरसा मुंडा को आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में आपका संपन्न हुआ था, और इसकी जो मतलब बोल सकते हैं कि शुरुआत या नेतृत्व किया था, ये आपका किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, याद रखना है, ये क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस और बिहार एसआई दोनों में आपका रिपीट किया गया है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ है, तो 1928 में हुआ है, और इसका जो नेतृत्व करता है ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो देखिए, बात हो रही है बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बी करेक्ट है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत जो आपके वंदे मातरम है, ये जो है कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। जबकि बात करें हम लोग राष्ट्रीय गान का, तो दोस्तों याद रखेंगे जो राष्ट्रीय गान है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट का जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन 1905 में किया गया था, और प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये दिसंबर 1928 में दोस्तों आपके की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है दिसंबर 1928, ये दोस्तों आपका नहीं होगा। प्रश्न पूछा है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये आपका मार्च 1940 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनाई थी? तो देखिए, दिल्ली के अंतर्गत जो खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, ये आपका बनाया था जयसिंह द्वितीय ने। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? तो फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि जो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी है, ये निम्नलिखित में से कौन थी? बताइए सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका गुलबर्ग था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि अशोक का समकालीन पूछा जा रहा है कि तुरमय कहाँ का राजा था? देखिए, ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो ये आपका मिस्र का राजा था। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, और ये दोस्तों आपके भाग 2 के अंतर्गत आपका आता है। तो देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि नागरिकता जो संशोधन विधेयक है 2019 में संसद में कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हम लोगों का पूछा जा रहा है
कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसमें आपका प्रीवियस ईयर साथ ही साथ आपका कवर होते जा रहा है। तो आप सभी लोग और किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि मुझे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का भी एक समय मिले और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें प्रोवाइड की जा सके। तो देखिए प्रश्न पूछा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल आपका 32 के साथ रिट जारी कर सकता है, जबकि जो हमारा जिला वाइज जो आपका होता है उच्च न्यायालय, ये दोस्तों अगर पूछा जाता है तो उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को लेकर के वर्णन आर्टिकल 124 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक, पूछा रहे कि निर्वाचक गण का तो भाग होता है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं होता है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, राज्यों की विधानसभाएं। डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है? तो देखिए धन विधेयक हमेशा केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू होता है? तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए ये जो आपका सामान्य जो आपका दिया गया है सामान्य सिविल कोड जो लागू होता है, फ्रेंड्स याद रखना ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत इसका वर्णन जो है आपका किया गया है और ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा के अंतर्गत। अगर हम बात करें कि पूर्णतः जो है ये आपका सिविल कोड कहाँ पर लागू है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। लेकिन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सा भारत का एकमात्र राज्य जहाँ जो है आपका सामान्य सिविल कोड लागू है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। देखिए गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 में कब्जा किया था और गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन 1961 तक बना रहा था। पुनः इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत में मिला लिया गया। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और भारत का जो सबसे छोटा राज्य है ये आपका गोवा है, जिसका कि प्रति व्यक्ति आय ओवरऑल भारत के सभी स्टेट से अपेक्षाकृत अधिक है। और सबसे कम अगर प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा बिहार। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से जो है याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि संविधान के किस भाग में अधीनस्थ अदालत का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ अदालत का प्रावधान किया गया है ऑप्शन नंबर बी, भाग आपके 6 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जम्मू कश्मीर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ये लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध पारित किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। अगर मंत्रिपरिषद दोस्तों आपका नहीं रहता तो फिर आपका किसी भी प्रधानमंत्री के साथ आपका जाता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? द्वैध शासन की बात किया जा रहा है तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 को मैंने कल आपको डिटेल से बताया था। और यहाँ पर देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ हमारा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। तो देखिए फ्रेंड्स कल जो मैंने आपको नोट्स कवर कराया था, अगर आपने उस नोट्स को अच्छे तरीके से लगाया होगा तो यकीनन मानिए कि ये क्वेश्चन आपसे जो है अभी बन गया होगा, क्योंकि आपका D2 क्वेश्चन है जो अभी आपका अपडेटेड नोट्स आपके प्रोवाइड किया गया है। तो मैंने आपको यकीन दिलाया है कि आप यकीनन मानो जितने भी अपडेटेड नोट्स इसको आप सभी लोग जो है अवश्य लगाइए, जहाँ से कि आप बेहतरीन इंप्रूवमेंट कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है, और जो भी छात्र अभी तक पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं इस नंबर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। बिहार SI के लिए कंप्लीटली आपको बैच मात्र आपको 199 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। इसमें जो कंप्लीटली आपको चीज़ें हैं, ज्ञानबिंदु GS एकेडमी का होमवर्क आपको सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, विथ आपको वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो आपका फुल कोर्स आपका कंप्लीटली है जो कि आपका 3000 का, ये मात्र आपको 199 में ही आपको सभी वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जो छात्र नए हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिसमें कि कंप्लीटली आप चीज़ों को कम समय में कम जो है आप पैसे में सारी चीज़ों का बेहतरीन इंप्रूवमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन का नोट्स है या फिर आपका लेटेस्ट अभी आपका सीरीज है
या फिर आपका जो अपडेटेड नोट्स है या फिर आपका बुक है, ये कंप्लीटली चीज़ें जो है बिहार एसआई के लिए स्पेशल आपको चलाए जा रहे हैं। तो जो छात्र अभी तक ऐड नहीं है, इस पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हो, सारी चीज़ें आपको दोस्तों बता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 के अंतर्गत डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह आर्टिकल की बात करें तो 40 के अंतर्गत आपको किया गया है। अगला प्रश्न है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बात हो रही है चावल के कटोरे का, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा का जो क्षेत्र है ये आपके चावल के कटोरे कहलाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंतर्गत चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है, ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र पूछा जा रहा है कि अयोम याकोन किस देश में स्थित है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये दोस्तों आपके रूस के अंतर्गत है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो आपके जापान का सबसे बड़ा आपका द्वीप है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किससे सम्मिलित है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा मैदान से सम्मिलित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका नेपा नगर है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नेपा नगर। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। बात करें हम लोग बिहार का, तो बिहार में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पूर्णिया के अंतर्गत किया जाता है। बात करें हम लोग चाय का, तो चाय का उत्पादन बिहार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किशनगंज करता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अगर बात करें हम लोग कॉफ़ी उत्पादन में, तो कॉफ़ी उत्पादन का सबसे ज़्यादा जो भाग है ये आपके कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपर्युक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। इंद्रधनुषीय जो क्रांति है ये आपका श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नीली क्रांति से आपका संबंधित है। हरित क्रांति के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में ज्यादा बढ़ावा देखने को मिला था खदान फसलों में। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसका दोस्तों जन्मदाता जो है वर्गीस कुरियन को माना जाता है। वही अगर हम बात करें हरित क्रांति का, तो इसका जो जन्मदाता है ये भारत में MS स्वामीनाथन को, और ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर जो है ये आपका जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। अगर नीली क्रांति की बात करें तो ये आपके मछली उत्पादन से आपके संबंधित है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दामोदर नदी निकलती है। देखिए बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, और बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। देखिए जो भी हो, लेकिन ये जो आपका सीरीज है इसमें जो 10,000 आपका क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया गया है, ये फ्रेंड्स आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको क्वेश्चन का लेवल देख करके आप बिल्कुल इसमें डिसाइड कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बेहतरीन है आपके बिहार SI के लिए। तो ध्यान से आपको लगाना है सारे क्वेश्चन पेपर को। अगला कहा जा रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंडक। अगला प्रश्न है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है, जिसे दोस्तों आपका कहा जाता है फोटोन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कोई वस्तु अधिकतम पूछा जा रहा है कि भारशील हो जाती है, अधिकतम भारशील हो जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक उप परमाण्विक जो है कण नहीं है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ड्यूट्रॉन है, जो कि आपका उप परमाण्विक कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से पाया जाता है। तो देखिए मात्र एक आपका है हाइड्रोजन, जो सभी अम्ल में कंपलसरी होते हैं। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका फ्रेंड्स करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि नेपेंथिस
जो है खासियाना, ठीक है, जिसे जो है हम लोग घटपर्णी नामक पौधे से जानते हैं, कजरकी नामक दुर्लभ एवं कीटभक्षी पौधा कहाँ पर पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए की बात की जा रही है तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए आपकी पाई जाती है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, यूकेलिप्टस है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा क्या है? तो ये आपका यूकेलिप्टस है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप रोग के लिए ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ये आपके फफूंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है? निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिटेनस, जो वायरस के कारण से नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू या खसरा, ये सभी आपके वायरस के कारण होता है। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर करना है आप सभी लोगों को। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ग्रामीण निर्धनता। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है? वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ये हमारा देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। देखिए अगर बात करें हम लोग चावल के बारे में, तो चावल के बारे में भी देखिए चाइना जो है ये आपका प्रथम स्थान रखता है। ओवरऑल वर्ल्ड में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। बात हो रही है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना फ्रेंड्स आपका किया गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है अप्रयुक्त मूल्य कहलाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिस मूल्य पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है इसे अप्रयुक्त मूल्य कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल पूछा है कि मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण एवं भारत सरकार के मूल्य अस्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू। देखिए आलू को हम लोग गोल क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? देखिए आलू का जो हरा रंग होता है ये सोलेनिन के कारण से होता है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नलकूप से, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग ड्रिप सिंचाई का, तो देखिए ड्रिप सिंचाई का जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? बरनार जलाशय परियोजना ये आपके जमुई के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो आपका 1275 का पेपर कंडक्ट हुआ था, इसका दोस्तों सेकंड शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि बिहार के किस जिले से अभी सोना का खान पाया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका जमुई से 1275 में अगर आपने सेकंड शिफ्ट में बैठा होगा तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और नागी नकटी अभी काफ़ी ज़्यादा आपका फेमस है जो कि दोस्तों आपके जम्मू के अंतर्गत है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो है आपका थार वाड़ चट्टानों की अवसादी सेलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज क्या है? देखिए पूछा जा रहा है कि थारवाड़ चट्टानों में अवसादी सेलों में पाए जाने वाला प्रमुख चट्टान में क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज है। राजगीर स्थित आयुध कारखानों का निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? देखिए राजगीर स्थित आयुध कारखानों की जो है निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर इसका लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या है? तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके 2001 में मिला था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मांझर कुंड कहाँ पर स्थित है? बात हो रही है मांझर कुंड का, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके सासाराम में, तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो आपका जो है 50 क्वेश्चन का ये आपका सीरीज है, और जिसमें कि हम लोग फुल टेस्ट भी जो है बीच बीच में कवर करेंगे अल्टरनेट करके, मतलब एक दिन 50 क्वेश्चन का, फिर एक दिन हम लोग जो है फुल टेस्ट को भी कवर करेंगे, ताकि आपकी पूरी तरीके से आपका सारी चीज़ें आपका कवर हो जाए। और अगर आप नोट्स को नहीं लगा रहे हैं तो नोट्स आपको अवश्य लगाना है, क्योंकि नोट्स का ही क्वेश्चन आपको सीरीज में आपको निश्चित रूप से आपको देखेगा।
डायरेक्टली आपका। जैसे आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल का जो अपडेटेड नोट्स है उसमें सभी आर्टिकल को टच नहीं किया गया है, जो एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी का कलेक्शन आपको दिया गया। नए छात्र हैं तो फटाफट आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीटली यहाँ पर अभी से एग्जाम तक आपको वैलिडिटी है, जिसमें कि ओवरऑल सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो 70505137 पर 05 पे आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप बेहतर तरीका से खुद को इंप्रूवमेंट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।